वैल्यू भी क्या हो, बहुत हाई हो, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कैसी हो, अच्छी खासी पॉजिटिव हो, वो ऐसी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। और आई थिंक इसके अंदर मुझे ये जो आपका पॉइंट है 5th नंबर का, ये नजर आ रहा है। देखिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई नजर आ रही है, 2372 5251, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कैसी है, पॉजिटिव। मतलब ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेने में विश्वास रख रहा है, ना इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास रख रहा है, इसलिए कैसा है, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक, तो फर्स्ट का आंसर आएगा आपका 5th। फिर बोल रहा है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो वो लिख दिया मैंने बाजू में। मेटल की रिएक्टिविटी मेजर करोगे आयनाइजेशन एनर्जी से, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, है ना, वो क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल हो जाएगा। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी मुझे ये नजर आ रही है, ये देखो दिख रही है सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो दे ही देंगे वो, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन भी दे दिया तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे, इसलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड ही होगा। अगली बात समझ में, ठीक। थर्ड बोल रहा है मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, है ना, तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ये देखो बाजू में लिखा हुआ है। मेटल की रिएक्टिविटी हाई होने के लिए क्या होनी चाहिए, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की नेगेटिव वैल्यू हाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की नेगेटिव वैल्यू हाई होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की नेगेटिव वैल्यू किसके लिए हाई है, थर्ड वाले के लिए, तो थर्ड का आंसर थर्ड ही आएगा। सेकंड का आंसर सेकंड आया है, फर्स्ट का आंसर 5th आया है। जिससे डाउट हो कृपया करके बोलेंगे बीच में, ठीक। 4th बोलता है लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अब ये पॉइंट गलत कर दिया इन्होंने, 6 नहीं, ये पॉइंट ही गलत कर दिया। एक्चुअली इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इनर्ट गैस, सिर्फ रेडॉन को छोड़ दें तो बाकी सारी इनर्ट गैस जो है वो तो क्या है, नॉन मेटल ही तो है, ठीक। तो उसका आंसर भी यही आ जाना था फिर तो, क्योंकि नॉन मेटल ही तो लीस्ट रिएक्टिव है। समझ रहे बात को, ठीक है ना। तो फिर इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भाई, क्योंकि इसका भी सिमिलर आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा ये क्वेश्चन, तो कोई भी लड़ने पे उतारू जाएगा। इसलिए अभी इस क्वेश्चन को ड्रॉप करें, जो बचेगा हमारा हम समझ जाएंगे उसका आंसर वो होना चाहिए, समझ गए। तो हम इसके आगे वाले पे आ जाएं। इसका आगे वाला बोलता है द मेटल विच कैन फॉर्म बाइनरी हैलाइड। बाइनरी हैलाइड से मतलब क्या है, जो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर दें, और 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से वो डोनेट कर सकते हैं जिनकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दोनों लो हो, ठीक। फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, दोनों लो हो, वो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो MX2 टाइप के हैलाइड बनाएंगे। MX2 टाइप के हैलाइड से मतलब क्या है, CaCl2, MgCl2, BaCl2 ऐसे। यस सर। तो फर्स्ट और सेकंड, ये देखो, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लो दिख रही है मुझे 520, लेकिन सेकंड कितनी भयंकर है, बहुत। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, मोस्ट रिएक्टिव में चला गया, और इसकी भी फर्स्ट 419 है और सेकंड जो है ना, वो उसके नियरली 8 टाइम से भी ज्यादा है कि नहीं। तो ये भी नहीं हो सकता। तो मैं ढूंढूं तो मुझे ये एक यहाँ आंसर नजर आ रहा है। यस सर। थोड़ी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 738 है और दूसरी उससे मात्र 2 टाइम्स है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कम नजर आ रही हैं, और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कम हैं, इसलिए ये आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और क्या बना सकता है, बाइनरी हैलाइड बना सकता है। इज इट क्लियर। लास्ट दिया हुआ है मेटल विच कैन फॉर्म कोवेलेंट हैलाइड ऑफ MX टाइप। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखना। मेटल के, सुनना ध्यान से, वैसे तो अगली यूनिट बस हम चालू करने ही जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, आज खत्म करके ही उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे अपन, है ना। तो मेटल्स जो होती हैं, मेटल्स के हैलाइड मोस्ट ऑफ द केस में आयोनिक ही होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मेटल्स होती हैं जो कोवेलेंट हैलाइड बना लेती हैं। जैसे लिथियम के हैलाइड में कोवेलेंट नेचर बहुत ज्यादा होता है, बेरिलियम के हैलाइड कोवेलेंट ही होते हैं। तो लिथियम कोवेलेंट हैलाइड बनाता है, समझना बात को, आपको पहले ही बोल दिया उन्होंने MX टाइप।
mx टाइम मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर देंगे, दूसरा नहीं होने वाला। तो इसमें ढूंढो ऐसा कौन सा मेटल नजर आ रहा है जो एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर देगा, दूसरा नहीं होगा। जल्दी बोलो। फर्स्ट। ठीक, यही है कि नहीं है? पहला इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर देंगे लेकिन दूसरा नहीं होने वाला, इसलिए इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो फिर एक हमारा बचा हुआ है ना, उसका हम फोर्थ आंसर लगा सकते हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि यदि वो लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल की बात करते तो फिर यही आंसर है ना। लेकिन चलो ठीक है, एक हमारा बच गया तो हम उसको आंसर में डाल सकते हैं। तो ये होमवर्क था जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया हुआ था। बाकी न्यूमेरिकल तो आप लोगों से बन गए होंगे, उम्मीद करता हूं। उनमें तो कुछ था नहीं, न्यूमेरिकल तो एकदम सड़े से थे, है ना। वही मोल निकाल लेना था और कंपेयर कर देना था कि एक मोल की इतनी है तो इतने इतने की कितनी है ना, वो सभी से बन गए। यदि किसी को डाउट हो तो फिर क्लास के बाद रुक करके पूछ लीजिएगा उन क्वेश्चंस को। ठीक, चलिए फटाफट हेडिंग डालिए जरा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइड हेडिंग डाल दीजिए बढ़िया सी सुंदर सी। लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के आज फिर अब इसको फिनिश करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए ध्यान से सुनिए और बोर्ड पे देखिए सभी लोग। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक ही मान लेते हैं। जाने क्या ऐसा दिमाग में चलता रहता है, ठीक, कि वो सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी तरफ, क्योंकि एफिनिटी से कहीं ना कहीं इंग्लिश में मतलब यही निकल रहा ना कि एफिनिटी है, अट्रैक्शन है, खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया जाए, तो वो ऐसा सोचने लगते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है कि वो सोचते हैं कि यार एक ही चीज है, बहुत डिफरेंस है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने आप में एक बिल्कुल अलग कंसेप्ट है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक अलग कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हो क्या रहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई आइसोलेटेड एटम था, वो आइसोलेटेड एटम क्या करता था, वो आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता था और जैसी वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो वो एनायन बनाता है और साथ में ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को हम कहा करते थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एनर्जी चेंज है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एनर्जी चेंज या हीट चेंज है, हीट इवॉल्व हो रही है कहीं से। ठीक, Cl वाला एग्जांपल लिया था हमने कि Cl इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, Cl नेगेटिव बना रहा है और ढेर सारी हीट रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मेरे पास कोई एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, मान लीजिए HF। ठीक, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है मेरे पास HF। कैसे बना है, इतनी केमिस्ट्री तो आपने कहीं 9th या 10th क्लास में सीखी होगी कि हाइड्रोजन के पास सिंगल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, दोनों ने क्या किया हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इससे बनता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग की एक्चुअली जो रूल्स होते हैं, या फिर एक बात बोलने की एक जनरल बात जो होती है कि यार हम किसी के साथ शेयरिंग कर रहे हैं और इक्वल शेयरिंग है, मतलब ये 50% की शेयरिंग है, एक पार्ट इसका एक पार्ट इसका, यानी दोनों ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, है ना, इक्वल शेयरिंग है। और इक्वल शेयरिंग यदि किसी बिजनेस पे आप लोगों की है तो उस पे दोनों पार्टनर का बराबर बराबर अधिकार होना चाहिए। भैया मेरा भी इतना ही लगा है, तेरा भी इतना ही लगा हुआ है, 50 रुपए मैंने लगाए, 50 तूने लगाए हुए हैं, 100 रुपए मिला करके एक बिजनेस चालू करा हुआ है, तो उस बिजनेस के प्रॉफिट लॉस सब पे दोनों का बराबर अधिकार है। लेकिन हुआ क्या कि फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के कंपेयर में बहुत ज्यादा पावरफुल है। कैसा पावरफुल है कि उसका एटॉमिक नंबर 9 है। एटॉमिक नंबर 9 होने से क्या हुआ कि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा। और फिर एक नया नेचुरल रूल लग गया कि भले ही दो हों, साथ में उन्होंने कोई काम किया हुआ हो, लेकिन जो ज्यादा स्ट्रांग होता है वो हमेशा चीजों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है।
तो फ्लोरीन यहां से क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगेगा। जब फ्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहां दो काम हो सकते हैं। कौन कौन से दो काम हो सकते हैं, बोर्ड पे देखिए। एक काम तो यह हो सकता है कि फ्लोरीन पूरी तरीके से उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाए और ये जो मॉलिक्यूल था ये टूट जाए H पॉजिटिव और F नेगेटिव में। ठीक, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये मॉलिक्यूल पूरी तरीके से टूट जाए H पॉजिटिव और F नेगेटिव में। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा, किसी बैच में मैं पढ़ा रहा था ये बात, तो मैंने कहा कि कोई छोटा बच्चा हो आपके घर में कहीं आसपास, तो उसको एक चॉकलेट देना है ना, और जब वो खाने लगे उस चॉकलेट को या लेकर के घूमने भी लगे, अब आप उससे उस चॉकलेट को छुड़ा करके देखना जरा, है ना, छुड़ा लोगे कि आसानी से नहीं छुड़ा पाओगे, ठीक है ना। और जरी जोरदार बच्चा हुआ, थोड़ा जिद्दी टाइप का, तो फिर तो वो पूरा मोहल्ला सिर पे उठा लेगा रो रो करके, चॉकलेट नहीं छोड़ने वाला हो। ऐसी हाल हाइड्रोजन के हैं। हाइड्रोजन में है जरूर एक अकेला इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लोरीन को छुड़ा लेने देगा? नहीं। फ्लोरीन खींचेगा जरूर, उस पर फोर्स जरूर लगाएगा अपनी तरफ, लेकिन उस बॉन्ड को वो तोड़ नहीं पाएगा आसानी से। यदि फ्लोरीन उस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन तरफ खिंच गए, ध्यान से सुना, इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन तरफ खिंच गए तो फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने लगी। फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने लगी मतलब कौन सा चार्ज आने लगा? नेगेटिव। और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आने लगा? पॉजिटिव आ रहा। लेकिन क्या ये बॉन्ड बीच में से टूटा? नहीं। ये कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव सिर्फ तब आ सकता था जब ये बॉन्ड बीच में से टूट जाए, लेकिन ये बॉन्ड बीच में से नहीं टूटा, और बॉन्ड बीच में से नहीं टूटा तो कंप्लीट नेगेटिव और कंप्लीट पॉजिटिव नहीं आएगा, बल्कि यहां पर आएगा पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। क्या बोलेंगे इसको? पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। बस बात खत्म हो गई। मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसे नहीं टूटेगा, बल्कि उसके अंदर पार्शियल, क्या पढ़ोगे इसको आप? पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, ध्यान से सुनना, जब कोई एक एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक, तो इसको अब मैं पूरा स्टेटमेंट बोल करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ वन ऑफ द एटम ऑन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ गए बात को? इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। इतनी सिंपल सी बात होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ओनली टेंडेंसी ऑफ one of the atom in a molecule to attract shared pair of electron। फिर से सुन लीजिए, electronegativity is only tendency of one of the atom in a molecule to attract shared pair of electron। That's why electronegativity has no unit। समझ गए? इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, यह बात आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? तो जितनी भी आपने यहां पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसी आ रही है जिसकी कोई भी यूनिट नहीं है। दूसरी बात, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एक सिंबल से, इसे पढ़ा जाता है काई। क्या पढ़ते हैं इसको? हम काई पढ़ते हैं, KI, काई। ठीक, तो दोनों आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या हुआ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हीट चेंज है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ एक टेंडेंसी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट है बकायदा किलो जूल पर मोल, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक आइसोलेटेड एटम या सिंगल एटम की प्रॉपर्टी है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। आइसोलेटेड एटम में कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, ध्यान रखना। यदि कोई अकेला एटम है
तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ तब होगी जब वो किसी के साथ बॉन्डेड स्टेट में हो, जुड़ा हुआ। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तब मेजर करी जाती है जब वो कैसा हो, अकेला हो, आइसोलेटेड। ठीक, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एटम पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एटम पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। कितने सारे डिफरेंस मैंने आपको बता दिए। ये आपका 11th का क्वेश्चन बोल दिया मैंने बातों ही बातों में। यदि 11th में आपके टीचर यहां पहुंचते हैं तो वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन देंगे आपको, और वो क्वेश्चन रहेगा डिफरेंस या कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कुछ गुस्सा दिमाग के अंदर? ठीक, तो ये हो गई भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म। अब पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर याद रखना 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पूरी पीरियोडिक टेबल में 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसे हम लोग फोकलन से याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? फोकलन से याद रख सकते हैं। व्हाट इज फोकलन? फोकलन इज फोकलन, that is fluorine, oxygen, chlorine and nitrogen. These are 4 most electronegative elements of periodic table. Is it clear? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 4 होती है, ठीक है ना। 3.88 या 3.9 बुक में दिया जाता है, तो हम इसको ऑलमोस्ट 4 मान लें। ऑक्सीजन की होती है 3.5 और क्लोरीन और नाइट्रोजन दोनों की होती है 3.3। समझ गए? तो ये 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गए। फैक्टर्स की यदि आप बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना हाई होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही हाई होगी। सेकेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो अब तो बेटा खूब पढ़ लिया यार यूनिट, है ना। पहली बार हुआ मैंने इस यूनिट को इतना लंबा खींचा, 2 क्लासेस आपकी एक्स्ट्रा ही हो गई, नहीं तो कभी इतना लंबा मैं पढ़ाता ही नहीं, इतना एक्सप्लेनेशन कभी नहीं देता हूं प्रॉपर्टीज का। लेकिन इस बार काफी लंबा हम लोगों ने खींचा इस यूनिट को। तो अब तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि यदि आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और यदि आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो टॉप टू बॉटम जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, रेडियस इंक्रीज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज। आई या नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक, तो ये हो गया भैया खत्म हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कितना छोटा सा है, इसमें कोई वैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी नहीं है जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी में करे, कोई न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, खत्म। बस इतना ही था ये, ठीक है। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। जैसे सर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो सर उसमें जो ऑक्सीजन की 2 एटम्स हैं सर, वो भी सर वो ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर, वो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर उसको खींचेंगे तो सर वो किस तरफ जाएगा? सिमिलर एटम्स के अंदर नहीं लगेगा, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक। सिमिलर एटम्स, दोनों ऑक्सीजन है ना, तो दोनों ऑक्सीजन तो सेम फोर्स से खींचेंगे, तो दोनों ऑक्सीजन सेम फोर्स से खींचेंगे और इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाएगा। ये डिसिमिलर एटम में एप्लीकेबल होगा, जैसे H2O। अब H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। मान लीजिए ऑक्सीजन और क्लोरीन का कोई मॉलिक्यूल है। अब ऑक्सीजन और क्लोरीन का कोई मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक, तो क्लोरीन से ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। क्लोरीन और ब्रोमीन का कोई मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनना, है ना। तो क्लोरीन और ब्रोमीन का कोई है, तो हम पढ़ रहे हैं टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही, तो क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन नीचे है, तो अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? क्लोरीन, ठीक। तो क्लोरीन क्या करेगा? ब्रोमीन से अपनी तरफ खींच लेगा, समझ गए। तो ये सब आपसे आप सोचते बनना चाहिए, करते बनना चाहिए सारी बातें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर कंसेप्ट आ रहा है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग तरीकों से इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के तरीके इंट्रोड्यूस करे हुए हैं। एक साइंटिस्ट है, नाम था मुल्लिकन।
मुलिकन। मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे मेजर करते थे, इसको मुलिकन स्केल बोलते हैं। मुलिकन स्केल है काई इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2। ये 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है विथ यूनिट। क्या बोला मैंने, 2 एक न्यूमेरिकल यूनिट है विथ यूनिट। या फिर वो कभी कभी ऐसा भी करता था, काई इक्वल टू आई प्लस ई अपॉन 540। या फिर वो ऐसा भी करता था, काई इज इक्वल टू आई प्लस ई अपॉन 130। कमाल हो गया, इतनी सारी चीजें कैसे कर रहा है वो, ध्यान से सुन लीजिए जरा। हो क्या रहा है यहां पर, जो पहला वाला जो मेजरमेंट है या जो स्केल है वो एप्लीकेबल होगा केवल कब, जब आप आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में लिख रहे हैं। जब आप इसे नोट करेंगे तब मैं बता दूंगा कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आप शो कर रहे हैं तो फर्स्ट एप्लीकेशन लगेगी या फर्स्ट फार्मूला। जब आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों को किलो जूल पर मोल में बता रहे हो तो सेकंड फार्मूला लगेगा। और जब दोनों को ही हम किलो कैलोरी पर मोल में बता रहे हैं तो थर्ड फार्मूला लगेगा। आ रही है बात समझ में, ठीक। तो ये है यहां पर कौन सा स्केल, मुलिकन स्केल। सेकंड आए पॉलिंग अंकल। पॉलिंग में अलग अलग टाइप से दिया हुआ था कि केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोग फार्मूला सीखेंगे, जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पढ़ेंगे तब डेल ई करके एक फार्मूला बताऊंगा मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, है ना। यहां मैं डायरेक्ट फार्मूला आपको बता रहा हूं, पॉलिंग स्केल। बहुत बड़े साइंटिस्ट है भाई, बड़ा काम कर रहा है इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर। पॉलिंग ने क्या बोला, पॉलिंग ने बोला काई पी बोला नहीं तो काई पो चेक कर दो, है काई पी इज इक्वल टू काई एम अपॉन 2.8। ये बढ़िया जुगाड़ का काम है। मतलब मुल्लिकन अंकल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल रहे हैं उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप 2.8 से डिवाइड कर दीजिए। क्या बोला मैंने, मुल्लिकन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल रहे हैं उसको आप 2.8 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा यहां पर, पॉलिंग स्केल। समझे। थर्ड यहां पर आए ऑलरेट एंड रोचॉव। ऑलरेट एंड रोचॉव अंकल, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक अपनी अलग ही स्टाइल बना दी। उन्होंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0.744 प्लस 0.359 Z इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर। यह है फॉर्मूला, इसको कहा जाता है ऑलरेट रोचॉव स्केल। समझ रहे बात को। तो इस स्केल के अंदर क्या हो रहा है, Z इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको यूज करना है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ आपको किसका यूज करना है, रेडियस का। तो ये 3 डिफरेंट स्केल्स हैं टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। प्योर 11th की यदि आपको बात करना है तो प्योर 11th के लिए मैंने बोल दिया सिर्फ एक अकेला क्वेश्चन है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और थोड़ा सा ऊपर जाना है यदि हमें 11th से तो फिर आपको हर बात मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर। चलो शुरू करो। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लिखे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेडिंग डालिए और लिखे इन a covalent molecule in a covalent molecule when two different atoms in a covalent molecule when टू डिफरेंट मत लिखो, आप सिर्फ लिखो टू एटम्स इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल व्हेन टू एटम्स बॉन्डेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड then attraction
force of one of the atom, attraction force of one of the atom on shared pair of electron, on shared pair of electron is known as electronegativity, is known as electronegativity. अब इस डेफिनेशन में मैं फोर्स बोल देता हूं तो ये मैसेज जाने लगता है कि यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फोर्स है, और यदि ये फोर्स है तो फिर इसकी क्या होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए, है ना। इसीलिए नीचे की लाइन से और करके फिर से लिखो एरो का साइन बना के। इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, in a covalent molecule, tendency of one of the atom, in a covalent molecule, tendency of one of the atom to attract shared pair of electron, to attract shared pair of electron is known as electronegativity. चलिए एक और बार बोल दीजिए। In a covalent molecule, tendency of one of the atom to attract shared pair of electron is known as electronegativity. ठीक, ये वाला एग्जांपल नोट करिए, HF वाला। ये कब होगा, ये कंप्लीट प्लस माइनस में कब टूटेगा, जब ये HF पानी आनी में घुला हुआ हो, किसी पोलर सॉल्वेंट में घुला हो, तब ये H पॉजिटिव F नेगेटिव में टूट जाएगा, एसिड जैसा बिहेव करने लगेगा। नहीं तो ऐसे नहीं टूटा करते कोवेलेंट बॉन्ड, ध्यान रखना है। तो ये HF वाला एग्जांपल नोट कीजिए। सर ये पार्शियल का साइन एक बार बना दीजिए सर। ऐसा मार लो, ऐसा ये। यस सर। यस सर। एरो का साइन बना के लिखिए। सर एक मिनट। एरो का साइन बना के लिखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिनोटेड बाय काई, electronegativity denoted by chi, फिर एरो का साइन बना के लिखिए। since electronegativity is only tendency, since electronegativity is only tendency to attract a molecule, to attract a molecule, that's why it has no unit, it has no unit। ठीक है, फिर एरो का साइन बना के लिखिए। फोर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, फोर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ऑफ पीरियोडिक टेबल आर, कौन है,
फॉकलन है, लिख लें फॉकलन। फ्लोरीन ऑक्सीजन, क्लोरीन नाइट्रोजन। क्लोरीन नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इक्वल, क्लोरीन नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इक्वल। आगे बढ़ो पुत्र। चलिए, हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हरी बोल। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब डिटेल में नहीं लिखवा रहा हूं यार, है ना, सीधे लिख लो आप। काई प्रोपोर्शनल टू ईएनसी, फर्स्ट पॉइंट डाल करके, काई प्रोपोर्शनल टू ईएनसी, और सेकंड काई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस, काई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस। ठीक है, यस सर। चलिए, हेडिंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट पॉइंट, on moving left to right in a period, on moving left to right in a period, radius decrease, ENC increase, that's why electronegativity also increase. Electronegativity also increase. फिर एरो, on moving top to bottom in a group, on moving top to bottom in a group, radius increase, ENC decrease, that's why electronegativity also decrease. Electronegativity also decrease. Come on, ऐसा बना लीजिए। यस सर। हेडिंग डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Different scales of measurement of electronegativity. First, Seyreding Mulliken scale. Mulliken scale. ये लिखना, पहला ही लिखना, बस आप केवल अपॉन 2 वाला लिखो, अपॉन 2 वाला लिखो केवल, और लिखो व्हेन आई एंड ईए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आई और ईए दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हो तो ये। फिर सेकंड लिखिए अपॉन 540 वाला, 540, लिखिए व्हेन आई
IE and EA in kilojoule per mole, in kilojoule per mole. ठीक है, थर्ड लिख लीजिए, और IE in EA किलो कैलोरी पर मोल। Yes, sir. ठीक है, फिर दोनों लिख लो जल्दी से, पॉलिंग और ऑलरेड। दिख रहा है बोर्ड पे, पॉलिंग बाबू क्या बोले, ऑलरेड बाबू क्या बोले। सर एक डाउट था जी, सर, ये सारे सर अगर अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और फ्लोरीन मेजर करें तो सर वो यहाँ से और यहाँ से तो अंतर आ जाएगा सर, मतलब पाउलिंग स्केल से और मोलिकन स्केल से, तो सर मतलब फिर सही कौन सी होगी सर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत वेरिएशन, बहुत छोटा सा वेरिएशन आता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, ध्यान रखना। सर लास्ट वाला क्या है सर? लास्ट है ऑलरेड एंड राउचौ, ROWCHOW। पर सर ऐसे जो पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सर, वो जो तो एकदम सुनो ध्यान से, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली जो होती है ना, ठीक, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के थ्रू निकाली जाती है। ठीक है, डेल ई निकालते हैं उसके अंदर हम लोग, तो कोई भी दो एटम है उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से मेजर की जाती है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू ये आती है। और हमेशा जो वो रहेगी पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो मोलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से छोटी रहेगी, कम रहेगी, है ना, कम रहेगी। ठीक, तो इसमें सही गलत सबके अपने अपने स्केल हैं, अलग अलग मेजरमेंट होते हैं, ऐसा रहता है। चलिए डालिए हेडिंग और लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ जी, सर वो लास्ट में क्या लिखा है? ऑलरेड एंड राउचौ, ROWCHOW। सर वो 744 प्लस 0.744 प्लस 0.359 Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर, 0.359 Z इफेक्टिव अपॉन R स्क्वायर। चलिए जल्दी से हेडिंग डालिए, कंपैरिजन, कंपैरिजन। दो कॉलम बनाइए, लेफ्ट साइड लिखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, heat released when isolated gaseous atom receive extra electron, ठीक है, यहां लिखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, टेंडेंसी ऑफ एटम in a molecule to attract shared pair of electron. Tendency of atom in a molecule to attract shared pair of electron. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में लिखिए, it is property of isolated atom, it is property of isolated atom, यहां लिखे
इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, मतलब बॉन्डेड एटम लिख दो, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। नेक्स्ट एफिनिटी में लिखिए, एटम गेट्स कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, एटम गेट्स कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, यहां लिखिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। फिर एफिनिटी में लिखे यूनिट किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, वहां लिखे नो यूनिट, नो यूनिट। फिर लिखिए एफिनिटी में क्लोरीन शो, क्लोरीन शो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग द पीरियोडिक टेबल, क्लोरीन शो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग द पीरियोडिक टेबल। यहां लिखे फ्लोरीन, फ्लोरीन is most electronegative element, fluorine is most electronegative element। ठीक है, चलिए बढ़िया। यस सर। ये खत्म हो गई भाई आपकी यूनिट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब कुछ इसके अंदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट फटाफट, जो आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं। ये सब हमने वो पढ़ लिया जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में इस लेवल पे जाके नहीं पढ़ा होगा। अब वो बातें जो 10th लेवल की हैं, है ना, तो फटाफट खत्म कर देंगे जिससे हमारी यूनिट समाप्ति की घोषणा हो जाए। फर्स्ट साइड में लिए डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। सुनिए ध्यान से, इस यूनिट में यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो ये मैक्सिमम 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। सुनना क्या बोल रहा हूं, यदि इस यूनिट में आपके टीचर आपसे पूछते हैं डायगोनल रिलेशनशिप तो 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। पर यदि वो सेम क्वेश्चन आपसे एल्कली मेटल यूनिट में पूछते हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल यूनिट में पूछते हैं तो वो क्वेश्चन मिनिमम 3 या 4 मार्क्स का होगा। है क्या डायगोनल रिलेशनशिप? चलिए मैं बता रहा हूं, जरा बोर्ड पे देखिए सभी लोग। हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 0 ग्रुप, ठीक है ना। और इसमें एलिमेंट्स को हम अरेंज कर लें। मान लीजिए सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की मैं बात करता हूं, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बात कर रहा हूं, फिर थर्ड पीरियड के एलिमेंट की बात कर रहा हूं। सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? तो चलो बढ़िया, लीबी बगनो फनी से हमने याद करा हुआ है। और थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, नामागलसी पस्कलर से याद करा हुआ है। यस सर। ऐसा, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, सब बोर्ड पे रहें। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो सब सिमिलर प्रॉपर्टी और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 है। तो सिमिलर प्रॉपर्टी और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स हैं। अब लिथियम जो है इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से। लेकिन जब बाद में स्टडी की गई तो पता पड़ा कि लिथियम जितनी इनसे सिमिलरिटी नहीं बताता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम से,
उससे कहीं ज्यादा सिमिलरिटी वो किससे बताता है? मैग्नीशियम से। बेरिलियम को बताना चाहिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, इनसे सिमिलरिटी वो बताने लगता है एल्यूमिनियम से। बोरॉन, सिलिकॉन और बस। ऐसा नहीं कि मजा आ रहा तो वहां तक निकल जाए अपन, है ना। बस कार्बन फास्फोरस की बहुत कम सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। तो मैं बोलूंगा फ्यू एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड शो सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी विद एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड एंड नेक्स्ट ग्रुप। थर्ड पीरियड और नेक्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टीज बताते हैं, और ये जो सिमिलरिटीज बता रहे हैं आपस में वो एक डायगोनल पर अरेंज हैं। दैट्स व्हाई रिलेशनशिप नोन एज व्हाट? डायगोनल रिलेशनशिप। इतनी सी बात होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डायगोनल रिलेशनशिप। क्यों बताते हैं, कैसे बताते हैं, ये सब जब आप इस पर्टिकुलर ग्रुप को पढ़ोगे तब पढ़ोगे। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एल्कली मेटल में लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप, तो मैं नियरली 12 to 13 पॉइंट्स बताऊंगा वहां आपको, है ना। बेरिलियम एल्यूमिनियम में पढ़ेंगे तो 12-13 पॉइंट देखेंगे, अभी नहीं। अभी तो बस 2 लाइन में खत्म करेंगे, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लिखे some elements of second period, some elements of second period show similarities in properties with element of third period and next group. Show similarities in properties with elements of third period and next group. And next group. एरो बना के लिखिए, since the elements which show similar properties are present on a diagonal, that's why it is diagonal relationship. फ्यू एलिमेंट्स हैं भैया, नहीं तो पूरे में डिजाइन बना दो, हैं। चलिए, लिखना पूरा है पर ऐसा बनाना बस यहीं तक। नोट करो जरा जल्दी से। सर ये भी बनाना है सर? सब कुछ जैसा बोर्ड पे बना है ऐसा कैसा बना दो आप तो। अच्छा क्वेश्चन। क्या इतनी मेहनत करी अपन लोगों ने, इतने अच्छे से सीखा, पता चला टीचर ने उठा के ये पूछ लिया, है ना। क्या मतलब कोई चीज छोड़ने से। चलिए, हेडिंग प्रीवियस फॉर्म्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। प्रीवियस फॉर्म्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। सुनिए, यहां मैं आपको 5 डिफरेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। एक थे डोवरनियर, एक थे चैन कोटायर्स, एक थे न्यूलैंड, फिर थे लोथर मेयर और फिर थे मेंडलीफ अंकल, है ना। अब ये तो आपका 10th का है ना, प्योरली की नहीं है। 10th की लास्ट यूनिट यही तो थी, ठीक। तो क्या हुआ, सबसे पहले हम बात करते हैं डोवर अंकल के बारे में, है ना।
डोवर ने क्या किया, उन्होंने ट्रेड्स बनाए। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट के ग्रुप उसने बना दिए विच शो सिमिलर प्रॉपर्टी, और उसे उन्होंने क्या कह दिया? ट्रेड कह दिया, है ना। जैसे एक उन्होंने बना दिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, एक बना दिया उन्होंने मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, यस सर, या फिर बना दिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या आयरन, कोबाल्ट, निकेल। निकल, ऐसे उन्होंने ट्रेड बना दिए, तीन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में अरेंज कर दिया और कहा कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स क्या करते हैं? सिमिलर प्रॉपर्टी शो किया करते हैं, ऐसा उनका कहना था। ठीक, और साथ में जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज है या मीन है ना। जैसे इस केस में बात करें लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास है 9, ठीक, 9 है, नहीं 7, सॉरी 7, और पोटेशियम का है 39, तो 7 + 39/2, तो 7 + 39/2 यानी कितना आ गया? 23, ठीक। तो यहां पे सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो गया? 23। उन्होंने कहा ये पीरियोडिक टेबल है। अब आप पढ़ चुके हो पीरियोडिक टेबल और इस लेवल पे जाकर के पढ़ चुके हो, तो नेचुरल सी बात है, आप काय को मानोगे बेचारे की बात, है ना। आप कहोगे अरे हर कुछ बोल रहा, निकल इधर से, फालतू बात कर रहा है ना। तो फालतू बात थी, फालतू बात है, बात खत्म हो गई। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि व्हाट इज ट्रेड। तो ट्रेड है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विच शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्लियर, खत्म बात। ये डोवर्नियर की पीरियोडिक टेबल थी। इसके बाद सेकंड साइंटिस्ट आए, उन्होंने तो और महान थे वो, उन्होंने दिया टेल्यूरिक हेलिक्स। क्या दिया वो अंकल ने? टेल्यूरिक हेलिक्स। क्या नाम था अंकल का? शेन पोटायर्स। शेन पोटायर्स अंकल ने क्या किया हुआ है? उन्होंने टेल्यूरिक हेलिक्स बनाए। कैसे हेलिक्स बनाए? बहुत ही अजीब लगेगा आपको सुन के, लेकिन क्या करें, उनने बनाए, मैं कुछ नहीं कर सकता उनका, है ना। निकल लिए वो तो गए। उन्होंने क्या करा? ऐसा एक वर्टिकल सिलेंडर लिया, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर उन्होंने 16 वर्टिकल लाइन खींच दी। ऐसी 16 लाइनें खींच दी। क्यों 16 खींची? वो ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मानते थे, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 16 लाइंस खींची। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने 45 डिग्री के एंगल पर, ध्यान से सुना, 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे हेलिक्स बनाना चालू करा, ऐसे रिबन लपेटना चालू करा कुल मिलाकर के 45 डिग्री के एंगल पर। तो 45 डिग्री के एंगल पर उन्होंने क्या करा? एक हेलिक्स बना दिया। हेलिक्स मतलब समझता ना, रिबन बना दिया या रिबन लपेट दिया ऐसा उसके चारों तरफ, लपेटा रिबन 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। अब इस हेलिक्स के ऊपर उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना चालू किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। हेलिक्स पे एलिमेंट को अरेंज करना चालू करा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि ईच 16th एलिमेंट शो सिमिलरिटी विद फर्स्ट वन, यानी 16वें नंबर पे जो आ रहा है या जिसका एटॉमिक मास किसी के 16 के मल्टीपल में है, उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? सेम होती है। कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं। जाने क्या बात बोली उसने, अजीब सी बात बोली, है ना। ज्यादातर को समझ ही नहीं बैठी और ज्यादातर ने कहा समझने की हमें जरूरत भी नहीं है कि नहीं। उसने कहा ठीक है भैया, उसने कुछ अच्छा ही कहा होगा, बात वहीं पे खत्म हो गई। लेकिन हमारे लिए अपने आप में कोई क्वेश्चन हो गया 1 मार्क्स का। टेल्यूरिक हेलिक्स, तो सिलेंडर है, 16 लाइन खींची हुई है, 45 डिग्री के एंगल पर हेलिक्स बना हुआ है और उस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स अरेंज हैं। और हर 16वें नंबर का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या करता है? सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसा किसका कहना था? ठीक, चेन पोटायर्स अंकल का कहना था, है ना। अब
थोड़ा सा और आगे बढ़े, एक नए पढ़े लिखे साइंटिस्ट आए, थोड़े से पढ़े लिखे थे, संगीतज्ञ थे, हालांकि बहुत बड़े वो, है ना, म्यूजिक देते रहते थे बादशाह के साथ। इनका नाम था न्यूलैंड, है ना, क्या नाम था? न्यूलैंड। इन्होंने दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। कैसा म्यूजिक का शौक था उसको? है डो रे मे फा सो ला टी, डो रे मे फा सो ला टी, डो रे मे फा सो ला टी। मतलब क्या? मतलब सा रे गा मा पा धा नी, है ना। यस सर। एक इंग्लिश म्यूजिकल स्केल, एक हिंदी म्यूजिकल स्केल है। ठीक, कितने नोट्स हैं म्यूजिकल स्केल में? 7 नोट्स हैं। 7। 8th नंबर पे यदि आप पहुंचोगे तो 8th नंबर पे फिर से सा आ जाएगा या वहां पे डो आ जाएगा, है कि नहीं। यहां से चालू करोगे तो 8th नंबर पर कौन आ जाएगा? रे आ जाएगा, हाँ या ना। तो इनका क्या कहना था अंकल का? इनका कहना था कि आप यदि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं, ध्यान से सुनना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में यदि आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो each 8th element show similarity in property with first one। कहीं से भी चालू करो, 8वें नंबर पे जो एलिमेंट आएगा, जहां से 8वें नंबर पे आ रहा है, उनकी प्रॉपर्टी आपस में सेम होगी। जैसे लिथियम से चालू करोगे तो 8th नंबर पे सोडियम आ रहा है, उस समय इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, इनर्ट गैस डिस्कवर नहीं हुई थी। तो लिथियम से स्टार्ट करो तो 8th नंबर पे सोडियम आ रहा है, तो लिथियम सोडियम सेम। बेरिलियम से स्टार्ट करो तो 8th नंबर पर मैग्नीशियम आ रहा है, तो बेरिलियम मैग्नीशियम सेम। बोरॉन से स्टार्ट करो, 8th नंबर पे एल्यूमिनियम आएगा, तो बोरॉन एल्यूमिनियम सेम। लेकिन उस समय ये जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, ये सिर्फ कहां तक एप्लीकेबल हो पाता है? कैल्शियम तक। एटॉमिक मास 40 तक बस ये एप्लीकेबल होता है, बाकी तो सब फिर उसके बाद जो है ना, इसका एसएन हो जाता है, हर कुछ ही हो जाता है। मतलब ये, क्योंकि फिर ट्रांजिशन मेटल आ जाते हैं, ऐसा कुछ होना जाना नहीं है। दूसरी बात, जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो गई तो बीच बीच में वहां इनर्ट गैस आ गई, और फिर इनर्ट गैस आएंगी तो ये एप्लीकेबल हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि लिथियम से चालू करोगे तो 8th नंबर पे तो नियॉन आ जाएगा, अलग ही हो जाएगा। ठीक, तो ये भी गए बेचारे, न्यूलैंड अंकल भी फेल हो गए हैं। तो पहले डोबर ने डोबर कर दिया, उसके बाद जो है फिर चैन कोटायर्स, फिर कौन आ गए? न्यूलैंड। 4th नंबर पे बड़ा ही धांसू काम हुआ, और अंकल का नाम था लोथर मेयर। ठीक, लोथर मेयर ने एक बहुत ही शानदार काम किया, उन्होंने ग्राफ बनाए। ठीक, इसको लोथर मेयर कर्व कहा जाता है। कैसे ग्राफ बनाए इन्होंने? इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ बनाए। किस किस के बीच में ग्राफ बनाए, याद रखना, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास मास। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लोथर मेयर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो 10th लेवल के माने जाते हैं, लोथर मेयर एक अच्छा क्वेश्चन है, शायद हो सकता है 10th में आपने नहीं भी पढ़ा हो। तो इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ बनाए, और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशंस ऑन ग्राफ। ध्यान से सुनना, क्या कहते हैं? सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशंस ऑन ग्राफ। ठीक, तो ऐसे कुछ ग्राफ मिले इनको। ऐसे कुछ ग्राफ मिले इनको, और क्या बोलते हैं? सिमिलर पोजीशंस ऑक्यूपाई, सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशंस ऑन ग्राफ। जैसे एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम प्रेजेंट एट पीक ऑफ द ग्राफ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम कहां पर मिलेंगे? पीक ऑफ द ग्राफ। एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम present on descending line। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम
ये कहां मिलते हैं? डिसेंडिंग लाइन पे, मतलब जो नीचे उतरती हुई लाइन है उसके ऊपर मिलते हैं। हेलोजन एंड इनर्ट गैसेस प्रेजेंट ऑन असेंडिंग लाइन, ऊपर चढ़ती हुई लाइन पर मिलते हैं हेलोजन और इनर्ट गैसेस, जैसे सॉरी हीलियम, यहां पर फ्लोरीन, नियॉन, यहां पर आ गया क्लोरीन और ऑर्गन, ऐसा। ठीक, तो ये उनका पीरियोडिक टेबल था, बहुत अच्छा फॉर्म था। लेकिन इससे क्या हो रहा था? सिस्टमैटिक स्टडी नहीं हो पा रही थी। आप कंपेयर करो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, कितना सब कुछ सिस्टमैटिक लगता है, सब कॉइनेज एक साथ हैं, हेलोजन पूरी एक साथ हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बहुत अच्छे से एक साथ हैं, आप टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट डिस्कस कर सकते हैं प्रॉपर्टीज का। तो ये उतना सिस्टमैटिक नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म था, इसलिए ज्यादा एप्लीकेबल नहीं हो पाया। तो इनके बाद फिर आए मेंडलीफ अंकल, और यहां से बड़ी क्रांति आ गई, बिल्कुल है ना। केमिस्ट्री की जो सबसे बड़ी क्रांति आई है वो मेंडलीफ के सजेशन के बाद आई। ऐसे ही नॉर्मली ताश के पत्ते लिए, उसके ऊपर एलिमेंट्स के नाम, सिंबल और एटॉमिक मास लिख लिए, और खेलते खेलते जैसे छोटे बच्चे खेल रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, है ना। और अचानक से उसको दिखा कि यार ये तो कुछ बहुत ही शानदार बन रहा है। ठीक, उसको फिर उसने थोड़ा सा सिस्टमैटिक करा, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज करना चालू किया, और सही में एक पीरियोडिक टेबल बन गया। उसने कहा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोलते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो वो नंबर की जगह लिया करता था मास, है ना। तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं, 5 मिनट बाद जरा फटाफट लिख के खत्म कर लें, कॉपी में होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक, क्वेश्चन आए नहीं आए वो एक सेकेंडरी मैटर है, किसी दिन पूछ लिया तो हम ये ना कहें कि भैया हमारे पास तो लिखा हुआ नहीं है। डाली हेडिंग प्रीवियस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, प्रीवियस फॉर्म्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसमें फर्स्ट हेडिंग आ लो, डोबरनियर ट्रेड, DOE BER, DOE BER, INER, डोबरनियर ट्रेड। अरे यार स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है, TRIAD होना चाहिए, ट्रेड। यस द ट्राइड। लिखे डोबरनियर अरेंज, डोबरनियर अरेंज elements with similar properties, elements with similar properties in group of 3, in group of 3 called trad, and suggest that the atomic mass of middle element, the atomic mass of middle element is average of other two, is average of other two. एग्जाम्पल्स लिख लीजिए जरा फटाफट। चलिए, टेल्यूरिक हेलिक्स हेडिंग, टेल्यूरिक हेलिक्स,
लिखिए इंट्रोड्यूस बाय चैन कोर्टायस, चैन कोर्टवाइस। लिखो ही टुक अ वर्टिकल सिलेंडर, he took a vertical cylinder and draw 16 lines and draw 16 lines and then draw a helix at an angle of 45 degree, at an angle of 45 degree, and arrange elements in increasing order of atomic mass, in increasing order of atomic mass on helix, and observed that elements whose atomic mass differ by 16 or multiple of 16 show similar properties, जाने दो हर कुछ है, बस मालूम होना चाहिए ऐसा ऐसा कुछ दिया था है। चले हड़ी ना लिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, याद रखना अगली मुलाकात जब हमारी होगी तो हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेट, यह है लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव लिखो, न्यूलैंड अरेंज एलिमेंट्स in increasing order of atomic mass and found that each eighth element show similarity with first one, just same as eighth note is similar to first in musical scale, नोट कर लीजिए, डो रे मे फा सोला टी सा रे गा मा पा धा नी।
डोरे में फा सोलाटी सारे गामा पादानी। चलिए कम ऑन, हेडिंग डाली जाएगी लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व लिखो बाबू। लोथर मेयर ड्रॉ कर्व बिटवीन atomic volume and atomic mass atomic volume and atomic mass and found that elements show similar property। ड्रॉ कर्व या ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास एंड फाउंड दैट एलिमेंट्स शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, ऑक्यूपाई similar positions on graph, occupy similar positions on graph। अब इसके बारे में तो लिखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एरो बना के लिखिए। एल्कली मेटल्स present on peak of the graph। alkali metals present on peak of the graph या कर्व। फिर एरो एल्कलाइन अर्थ मेटल present on डिसेंडिंग लाइन, नीचे उतरती हुई लाइन पर है, प्रेजेंट ऑन डिसेंडिंग लाइन। फिर एरो हेलोजन एंड इनर्ट गैसेस प्रेजेंट ऑन असेंडिंग लाइन। present on ascending line। ठीक है, वो बना लीजिए ग्राफ, काम आएगा आपके। हुआ? यस सर। सर बस एक मिनट। लास्ट हेडिंग डालिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लिखें मेंडलीव इंट्रोड्यूस फर्स्ट सिस्टमैटिक अरेंजमेंट
of elements in increasing order of atomic mass, सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। Mendeleev introduced first systematic arrangement of elements in increasing order of atomic mass and suggest that इन्वर्टेड कॉमा में लिखे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass, are periodic function of their atomic mass। ठीक है, अब क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी और ड्रॉबैक क्या क्या थे वो आप 10th की बुक में से पढ़ लें या लिख लें, है ना। क्या क्या कमियां रह गई उनमें, अंकल में नहीं, उनके पीरियोडिक टेबल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या क्या लिमिटेशंस थी, ये आप 10th की बुक से लिखे। और ये हो गया वो आपका भैया पूरा यूनिट फिनिश, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक, अच्छे से पढ़ा दिया, ठूस के एक एक बात बेहतरीन लेवल पर। नोट्स संभाल करके रखें, बहुत अच्छे से बनाएं सिस्टमेटिक नोट्स। कुछ छूट गया हो तो अब देखिए पुराने वीडियो सब डले हुए हैं ऐप के ऊपर, है ना, तो वहां से देखिए सारे के सारे नोट्स, वहां से प्रिपेयर कीजिए। ओके, अब बिल्कुल गायब नहीं होना भाई नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं अब अगली यूनिट केमिकल बॉन्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी, सबसे खतरनाक यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग। बिल्कुल गायब नहीं होना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पढ़ के बैठना। पीरियोडिक प्रॉपर्टी का बहुत यूज होगा उसमें, तो कृपया करके थोड़ा सा पढ़ के बैठे पीरियोडिक प्रॉपर्टी को। ओके, संडे के टेस्ट के लिए तैयार रहिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। ठीक है, चलिए बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। ओके, ठीक, थैंक यू सर।